नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली के बारे में, जिन्होंने पूरे विश्व में अपने ज्ञान के द्वारा भारत के उस मोक्ष छवि को प्रसारित किया। तो कौन कौन से ऐसे योग दिखाई देते हैं इनकी कुंडली में, आइए इनकी कुंडली का अवलोकन करते हैं। तो जब कभी भी कोई कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले हम क्या विचार करते हैं? लग्न, लग्नेश, चंद्र और चंद्रेश का विचार करते हैं। तो ये बृहस्पति की एक क्षत्रिय फेज माना जाता है, यानी 9 नंबर जब कभी भी किसी के लग्न में आता है, अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। अब जब हम बात करते हैं सैजिटेरियस यानी धनु लग्न की, तो कई लोगों को लगता है कि बोल्डनेस का मतलब एक एक प्रकार का शारीरिक श्रम की बात ज़्यादा करता है। नहीं, ये वाणी के बोल्डनेस की बात करता है, यानी किसी राजा के दरबार में काम करने वाला राजपुरोहित। ठीक हो गया? यानी इस इस राशि को हम क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन बृहस्पति को हम ब्राह्मण मानते हैं। तो इस प्रकार का मिला जुला रूप इस प्रकार से अपने को समझना है। और लग्नेश कहाँ बैठे हैं वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो बैठे हैं इच्छा पूर्ति नेटवर्किंग हाउस में, यानी 11th हाउस को हम इच्छा पूर्ति एज वेल एज नेटवर्किंग का भाव मानते हैं। ठीक हो गया? और ये बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? ये शुक्र जो कला के जानकार हैं उनके राशि में बैठे, ये उनकी मूल त्रिकोण राशि। और शुक्र अगर आप देखते हैं कि शुक्र का बल बढ़ा चढ़ा है, कारण भाई काल पुरुष की कुंडली में ये द्वितीय भाव आता है। और यहाँ पर शुक्र माने वृषभ, टॉरस आता है यहाँ पर, और टॉरस खुद का स्थान है ये शुक्र का, तो शुक्र को ये प्रिय। और दूसरा मैंने बताया आध्यात्मिक वाणी, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की जहाँ बात आती है वहाँ हम निश्चित रूप से दूसरे भाव को देखते देख। ठीक हो गया? तो शुक्र का बल बढ़ा हुआ है, प्लस लग्नेश यहाँ बैठ गए। ठीक हो गया? तो ये बात समझ में आती है कि वाणी में शुक्र का बल भी दिखाई देता है, और बुध जो राजकुमार भी माने जाते हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। तो दोनों का मिला जुला रूप। और 21 की राशि में बैठे हैं, ये बैठे हैं शनि, जो दोनों को मित्र मानते हैं। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बुध और शनि में राशि परिवर्तन है। ठीक हो गया? राशि परिवर्तन को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए 10 नंबर यहाँ आया है, शनि स्वयं यहाँ बैठकर जो काम नहीं कर सकता था वो काम बुध ने कर दिया, और प्लस हम बुध को अभी स्वग्रही जैसा ही मानेंगे। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे कि कोई प्लैनेट को कुछ उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई शनि कर्म के लिए ज़्यादा बढ़िया माना जाता है और बुध वाणी के लिए ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। अब जब लग्न हमारा धनु आ रहा है, तो मान लीजिए 10 नंबर में स्वग्रही भी हो जाते हैं शनि, तो उसका मेन काम वाणी के लिए नहीं है। उसका मेन काम, उसको वो एक अच्छा सर्विसमैन है, उसको सर्विस करना, जॉब करना, सेवा करना बहुत अच्छा लगता है शनि को। तो वो यहाँ बैठ गए और बुध यहाँ। और जब परिवर्तन योग का भरपूर फायदा अपने को मिल गया। ठीक हो गया? परिवर्तन योग का फायदा कैसे मिल रहा है कि भाई शनि टेक केयर कर रहे हैं बुध की राशि को, बुध टेक केयर कर रहे हैं शनि की राशि को। तो अब 2 नंबर का पूरा पूरा फायदा मिल गया। ठीक हो गया? क्योंकि बुध बाय डिफॉल्ट इसके लिए ही बने हैं, वाणी के लिए ही बने हैं। साथ में भाई जैसा संग अपने को मिलता है वैसे ही हमारे अंदर वो गुण या अवगुण आते हैं। तो शुक्र बुध मित्र मानते हैं एक दूसरे को, और ये जाने ही इस प्रकार के गुण के लिए जाते हैं, कला के लिए, वाणी के लिए, आध्यात्मिक वाणी, स्पिरिचुअल वाणी। ठीक हो गया? अब इसमें कई लोगों के मन में आता है कि सर दूसरा भाव कुटुंब का भी सिनोनिम होता है, तो इन्होंने अपने परिवार की बात क्यों नहीं की? ध्यान दीजिए, मैंने कई बार ये बात रखी है कि जब कुंडली का बल उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है तो फिर अपना कुछ ना होकर सब कुछ समाज का, सब कुछ राष्ट्र का, सब कुछ विश्व का हो जाता है।
और अगर आपको ये वाली बात भी समझनी है कि भाई इनको अपने कुटुंब के लिए डिटैचमेंट का सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम 2 नंबर हमेशा देखते हैं। याद रखिएगा, बड़ा सरल सा सूत्र है, कुछ भी लग्न हो, कुछ भी राशि हो, ये नंबर बाय डिफॉल्ट कहाँ असाइन हुए हैं काल पुरुष की कुंडली में। जैसे 6 नंबर, 6 नंबर कंपटीशन ओवरकम करना डिजीज के लिए असाइन हुआ है, तो 6 नंबर की स्थिति को हम जरूर देखेंगे। डिजीज के लिए देखना हो, प्रतियोगिताओं के लिए देखना हो, इसी प्रकार से कुटुंब के लिए परमानेंट असाइनमेंट, यानी कहीं भी चला जाए 2 नंबर, वो एक प्री इमेज लेकर जाता है। यानी वो त्रिक भाव में आ गया 6, 8, 12 में, और फिर वहां पर केतु जैसा प्लैनेट आ रहा है जो हेल्थी नहीं माना जाता है, डिटैचमेंट लाने वाला माना जाता है। ठीक हो गया। और राहु के 12वें भाव का अब इसमें एक बड़ा धनात्मक संबंध दिखाई देता है कि भाई हम राहु को बोलते ही हैं एक प्रकार से फॉरेन लैंड के बारे में, फॉरेन पीपल के बारे में जो अच्छा जानकार प्लैनेट है वो राहु है। अब जब राहु यहाँ 12वें भाव में बैठा है तो ये तो तय है कि भाई बहुत अच्छा यूरोपियंस, अमेरिकन्स या अपनी संस्कृति से बाहर के लोगों के साथ तालमेल रहा। लेकिन ये राशि फेवरेबल नहीं है राहु के लिए, तो ये एक चैलेंज के रूप में, ठीक हो गया। और राहु क्योंकि अपने धर्म के अलावा भी दूसरे धर्म की बात करता है, तो स्वामी विवेकानंद ने खाली कोई भी रूढ़ी या पंथ को अपने में भी अगर कोई त्रुटि थी उसको एज इट इज स्वीकार नहीं किया, उसमें बदलाव किया। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है। सामान्यतः हम जैसे राहु को 12वें भाव में अच्छा नहीं मानते, अब आपको एक बात समझ में आती है कि राहु जो बहुत बुद्धिमान है, अगर इस प्रकार के संबंध बनाता है वो, और सबसे पहले तो देखिए कोई भी चीज हमारे काम कब आती है, जब हमारा लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश बली है, तो वो सही दिशा में उसका उपयोग कर पाता है। ठीक हो गया। तो आप ये भी समझ सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पर शनि की बजाय जैसे बुध बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा का बुध के साथ संयोग आ रहा है, बृहस्पति को एक अच्छा स्थान मिला हुआ है, तो लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश बली है। उसके बाद कोई भी प्लैनेट जो दूसरे असाइन किए गए हैं वो आपको देना ही चाहेंगे, या उनकी जो भी प्रवृत्ति है, क्योंकि कंट्रोलर है कौन, लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश, ये कंट्रोलर है। अगर कंट्रोलर ही वीक होगा तो फिर दूसरे प्लैनेट का बल कुछ खास अपने को जातक को दे नहीं पाएगा। तो ये विचार करना है। अब जैसे हम बुद्धि की बात करते हैं, प्रखर बुद्धि, कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो हम कुंडलिनी जागरण के लिए अष्टम भाव को देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये अष्टम भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र में बैठा है, यानी इनके कर्म से संबंधित, हम अष्टम भाव को सामान्यतः किसी हाइडिंग पार्ट से जोड़कर देखते हैं, भाई जो गुप्त कलाओं का या माइनिंग वाले पार्ट से संबंधित प्रोफेशन है, या अष्टांग योग साधना की बात करते हैं, तो वो कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और शनि के साथ संबंध बना रहा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। हम कई दफा शनि और चंद्रमा के मिलन से मानते हैं कि भाई ये तो अवसाद भी ला सकता है, लेकिन हमें भूलना नहीं है शनि और चंद्रमा का धनात्मक संबंध, पॉजिटिव संबंध संन्यास योग का मुख्य कारण बनता है। ठीक हो गया। क्यों भाई, ये चंद्रमा तो इनको बहुत अच्छा मित्र मानते हैं बुध को, इसी प्रकार शनि भी बहुत अच्छा मित्र मानते हैं, और बैठे ही विपरीत योग में, तो ये दोनों हेल्थी मूड में बैठे हैं। तो इनका यहां बैठना वैराग्य पैदा करता है। कर्म क्षेत्र जो भी ये काम करेंगे वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन जाएगा। ठीक हो गया। और उसका संबंध अकल्ट से, अकल्ट कह लीजिए, या उसको अष्टांग योग कह लीजिए, उसको कुंडलिनी जागरण कह लीजिए, उसको मेडिटेशन कह लीजिए आप इसको। बुद्धि की बात करते हैं तो देखिए लग्न में सूर्य बैठे हैं और मित्र के यहां पर अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए हैं। भाई वैसे भी लक्ष्मी त्रिकोण का एक्सचेंज बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई इनके स्वामी यहां बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। एक लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में जाके बैठ गया, और
ये बात भी समझ में आती है कि भाई काल पुरुष की कुंडली में एक नंबर जो हमारे सेरेब्रम मस्तिष्क की बात करता है, मेष राशि, वो मंगल स्वग्रह ही है, तो उसका भी असर निश्चित रूप से अपने जीवन में पड़ता ही पड़ता है। यानी जैसे इस प्रथम भाव के बल को हमने पहले यहां से पुष्ट किया और उसका बाद हमने रेफरेंस से मेष लग्न से उसका बल समझ में आ गया, तो बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी। ठीक हो गया। और जब बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती तो फिर हम उसको लौकिक कम पारलौकिक मानने लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान किसी प्रकार से लौकिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है भाई। ठीक है, भाषण देना एक सामान्य बात है, कहीं कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, लेकिन उस भाषण का एक एक शब्द लोगों के हृदय में उतर जाना, ये बड़ी बात, और ये बिना सिद्धि के संभव नहीं है। तो ये भाई आप भी समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो का भाषण है वो बड़ा प्रसिद्ध है। अमेरिका शिकागो में जो धर्म सभा का आयोजन किया गया था, वहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का जो पक्ष है, भारत का दर्शन शास्त्र, उसको विश्व के सामने रखा। तो मेरी दृष्टि से दूसरे भाव का बल बेहद जरूरी है, और वो उसका जो लॉर्ड है सेकंड हाउस का, वो मन के स्वामी चंद्रमा के साथ धनात्मक संबंध बना रहा है। ठीक हो गया, समझ में आया क्यों? क्योंकि वो एक्सचेंज में है। तो इसलिए ये और ये काफी क्लोजली रिलेटेड है हाउसेस। ठीक हो गया। और वो उस वाणी बल को कैश करा पाए, माने उसके यश को, वाणी का बल कई लोगों के पास है लेकिन उसको वो अपने यश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक हो गया। यहां पर वो यश में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि इच्छा पूर्ति बहुत बली है। लग्नेश इच्छा पूर्ति में 11वें भाव में वैसे कोई भी प्लैनेट बली माने जाते हैं। अब जब हमारा लग्नेश ही 11वें भाव में बैठ गया तो कहना ही क्या। तो क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु हैं, इनको एक बार यहाँ स्लाइड में भी हमने मेंशन किया, आप यहां से देख सकते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य लग्न भाव में धनु राशि में विराजमान है। ठीक हो गया। और सूर्य वैसे भी सभी के जो आत्मकारक माने जाते हैं। एक होता है चर आत्मकारक, जैमिनी पद्धति में वो अलग है, लेकिन एक होता है जो परमानेंट आत्मकारक है, जो बदलता नहीं, वो सूर्य है। और वो ऊपर से वर्गोत्तम भी है। लग्न भी इनका बनता है D9 में सैजिटेरियस धनु, और सूर्य भी यहीं आ जाते हैं, तो बहुत बली हो गया है वो। ठीक हो गया। वर्गोत्तम का मतलब होता है कि उसमें फिर चाहे कोई नीच का प्लैनेट बैठा है, शत्रुवत होके बैठा है, वो उसको अपना बल मान लेता है। जैसे मंगल नीच का कर्क राशि में बैठा है, वो वर्गोत्तम हो गया, तो उस व्यक्ति को नीच मंगल के कारण बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ठीक हो गया। और अगर कहीं वो पहले ही मित्र भाव में बैठा हुआ है या एक्सेल्ड करके बैठा है, ऊपर से वर्गोत्तम भी हो गया, तो कहना ही क्या। ठीक हो गया। ये एक भ्रांति फैली हुई है कि भाई नीच के प्लैनेट फल नहीं देते हैं। फल देते हैं, वो सैड मूड में है, वो उदास है, वो माने उदास इन द सेंस वो उसकी जो पूरी एफिशिएंसी होती है कि मैं ऐसे काम करूंगा एक्साइटेड होकर, वो वैसे नहीं काम कर रहा है, लेकिन वो फल तो देगा ही। और अगर कहीं वो वर्गोत्तम हो जाता है तो काम चल जाएगा। ठीक हो गया। इसमें फिर क्या आती है बात, बुध और शुक्र ग्रह मकर राशि में द्वितीय भाव में स्थित है। ग्रहों के द्वितीय भाव में होने के कारण स्वामी जी के पास प्रखर वाणी और बातों में एक स्पष्टता देखी जाती है। ठीक हो गया। और तर्क की बात करें, ज्ञान की बात करें, हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ, तर्क में, ज्ञान में अपने आप को प्रेजेंट, और बड़ी पोलाइटली। ये एक बात और समझ में आती है यहां से कि व्यक्ति के दूसरे भाव में जो राशि और ग्रह बैठते हैं, व्यक्ति उसी प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने रखता है। वो तो ठीक है, 10 नंबर कमांडर की फेवरेट राशि है जो रिजल्टेंट की बात करती है। यानी जब स्वामी विवेकानंद जी बोलेंगे, त्वरित प्रभाव यानी इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट जो बनाएंगे, वो शुक्र और बुध। ये बड़ा अच्छा गुण है। हम देश काल पात्र जब किसी को सिखाते हैं तो बोलते हैं भाई
ज्योतिष में भी जब रेमेडी की बात की जाती है तो उसको बताया जाता है कि भी आपका दूसरा भाव अगर ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट बैठे हुए हैं तो थोड़ा पोलाइट होने का काम करे। अब वो पहले ही शुक्र फिमालिक हैं, थोड़े शायद शर्मीले ग्रह माने जाते हैं। बुध भी राजकुमार हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखते हैं। लेकिन एक ये बात समझनी है कि जब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, नेट कंक्लूड कर दिया हमने, तो वो खाली पोलाइटनेस नहीं बताएगा। दूसरे भाव का मालिक कौन है? शनि। और ये दूसरे भाव राशि क्या रिप्रेजेंट करता है? मकर राशि मंगल की फेवरेट राशि है। जो कमांडर की फेवरेट राशि है उसमें एक प्रकार की बोल्डनेस ना हो, ये तो असंभव सी बात है। ठीक हो गया? तो आपको समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट। बातचीत चल रही है तो लोगों को बांधना भी जरूरी है। हम कुछ कड़वी बात बोलने वाले हैं, लेकिन हमने किस प्रकार से स्टार्ट किया कि लोगों ने हमें तुरंत सुनना शुरू किया। बिकॉज ये बहुत अच्छे प्लैनेट हैं किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए, शुक्र बुध। लेकिन जब फाइनल मैसेज डिलीवर किया तो जो बात निकली, कहते ये तो बड़ी गंभीर बात उन्होंने बोल दी। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है कि हर भाव को ऐसे ही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर अभी हम इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट के लिए खाली दृष्टि के महत्व को देख सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल होली सोली 11 नंबर का लॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होगा, शनि। यानी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है स्वामी विवेकानंद जी का, वो भी एक्सीलेंट। कारण स्वग्रही जैसा बैठा हुआ है वो। और अगर आप स्वग्रही जैसा बैठा हुआ है तो कहां बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है। अपने से 12 होकर स्वग्रही बैठा हुआ है। तो जब अपने से 12 होकर स्वग्रही बैठा है तो क्या बात समझ में आती है? अपने से 12 स्वग्रही होकर फॉर्मल कम्युनिकेशन का दूर जाकर सदुपयोग। ठीक हो गया? तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। और यानी वाणी का बहुत बड़ा बल रहा पूरी दुनिया में। इनका नाम, भारत का नाम रहा वाणी का बल। फिर बात करते हैं गुरु की राशि धनु। कई प्रकार के आध्यात्मिक गुण बचपन से ही देता है। इसके साथ ही हमने बताया जैसे लग्न और सूर्य भी वर्गोत्तम है। और फिर जब कभी भी चंद्रमा, ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो बार बार शनि और चंद्रमा के मिलन को खराब बताते हैं, वो देख लीजिए आप। फिर पंचम भाव में जो हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन की बात करता है, हमारे विवेक बुद्धि की बात करता है, स्वराशि होके बैठे हुए हैं। ठीक हो गया? और अगर आप काल पुरुष की कुंडली से भी देखते हैं विवेक बुद्धि के लिए, तो हम 5वें भाव को भी देखते हैं। माने काल पुरुष की कुंडली का 5वां भाव सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य वर्गोत्तम होकर लग्न में बैठा हुआ है। ठीक हो गया? तो ऐसा नहीं कि खाली अपने पास एजुकेशन एबिलिटी है, अपने पास उस एबिलिटी को डिग्री सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट करने का पूरा पूरा मादा है। अपने पास जो सांसारिक विवेक बुद्धि है, देखिए, क्योंकि ये जो बुद्धि होती है चतुर्थ भाव वाली, हम उसको मोक्षदायिनी मानते हैं ज्यादातर। उसको हम इसमें फॉर्मेलिटी कम होती है चतुर्थ भाव में। कोई बच्चा, कोई बालक अपने स्टडी में, रिसर्च में लगा रहता है, फॉर्मल का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो चतुर्थ भाव से देख। लेकिन जहां भी सांसारिक विषयों को साधना ही पड़ता है, पंचम भाव शामिल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसमें बात आती है कि भाई एकादश भाव में गुरु की स्थिति, यह पता लगता है कि व्यक्ति को ज्ञान एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक हो गया? और यहां से अगर दृष्टि देखते हैं 1 2 3 4 5, बृहस्पति फॉर्मल कम्युनिकेशन हाउस को देख रहे हैं। ठीक हो गया? तो दोनों में, लेकिन अब जब कभी भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं तो पहले कौन सा भाव आता है वाणी की दृष्टि से? दूसरा या तीसरा भाव? निश्चित रूप से दूसरा भाव आता है। धर्म ज्ञान की बात हो रही है। ठीक हो गया? लेकिन इस पार्ट में भी बड़े प्रवीण है। पंचम भाव में लग्नेश की दृष्टि है, माने अपने से पंचम तृतीय भाव में लग्नेश की दृष्टि है। उसके बाद मंगल और बृहस्पति में बहुत बढ़िया, अगर आप देखें, मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि। बृहस्पति लग्नेश है,
प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो जब भी कभी 4 और 5 का मिलन, 1 और 5 का मिलन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 और 5 के मिलन के कारण धन योग, और 4 और 5 के मिलन के कारण राजयोग बनता है। समझ में आया भाई? क्यों? ये लक्ष्मी त्रिकोण, ये लक्ष्मी त्रिकोण तो धन योग, फिर ये विष्णु हाउस, ये लक्ष्मी त्रिकोण, ये राजयोग। तो मंगल और बृहस्पति का एक दूसरे पर दृष्टिपात क्या बनाता है? राजयोग एज वेल एज धन योग दोनों ही बनाता है। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति शुक्र की राशि में विराजमान है। ऑलरेडी हम ये बात, जैसे बहुत अच्छे गायक माने जाते हैं, तो गायक में दूसरा भाव, क्योंकि वो कौन सा गायनी है? स्वामी विवेकानंद जी की जो वाणी में आध्यात्मिक गायनी की जो है, इनको कुछ जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब स्वामी विवेकानंद जी गाते थे तो वो अश्रुपात करने लग जाते थे। भाई हमें किसका, कौन इतना आकर्षित करता है? हम सीधी बात, हम ईश्वर का अंश हैं, तो वो आत्मा को परमात्मा आकर्षित करता है, या वैसा कोई भी गुण कहीं दिखाई देगा? किसी की वाणी, किसी की छवि, भगवान कृष्ण की छवि हमें बहुत आकर्षित, हम भूल जाते थे सब कुछ। माने जब हम ब्रजमंडल की कहानियां, कथाएं पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई हम पागल से होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे, अपना सारा काम भूलकर। क्यों? आत्मा को परमात्मा का मिलन उसको आकर्षित करता है। इसी प्रकार से उस परमात्मा का अंश अगर कहीं दिखाई देता है, उस रूप में, कुछ वाणी में दिखाई देता है, किसी के रूप में दिखाई देता है, तो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है, मैं क्या हूं। और वास्तव में तो मोक्ष का यही तरीका है, अपने आप को भुलाना है अपने को। तो स्वामी विवेकानंद जी जब गायन करते थे तो जो परमहंस, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जो धर्म भेद से, पशु भेद से मुक्त हो चुके हैं, वो भी रुदन करने लग जाते थे। तो आप सोचिए किस प्रकार की वाणी रही होगी। तो इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं दूसरा भाव। अगर और थोड़ा बारीकी से देखते हैं कि चंद्र कुंडली से भी ये दूसरा भाव बन जाता है, लग्नेश जहां बैठे हैं बृहस्पति, तो दोनों ही दृष्टि से दूसरे भाव ने कमाल कर दिया। और मैंने वैसे भी हमारे चैनल के, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि आज जिसकी सबसे ज्यादा कमी है वो है दूसरा भाव। आध्यात्मिक वाणी कह लीजिए, वस्तुओं का एक्युमुलेशन, उपभोग करना, अपने ऊपर लगाना, प्रॉमिसिंग नेचर, वादा पूरा करना, पंक्चुअलिटी, टाइम को भगवान मानना, ये कौन करवाता है? दूसरा भाव करवाता है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। माने ये कुंडली हमारे लिए क्या है? एक प्रकार का प्रश्न, जिसको बोलते हैं ना, मैथ्स में न्यूमेरिकल करेंगे तो मैथ्स सीख जाएंगे। इसी प्रकार से ज्योतिष में न्यूमेरिकल यानी कुंडली डेली लगाएंगे तो हम ज्योतिष सीख जाएंगे। तो आप लोग जो नए हैं, आप गणित पार्ट में रुचि रखते हैं तो ग्रहों का गणित वाले सेक्शन में जाएं, नहीं तो एस्ट्रो ज्योतिष प्लेलिस्ट में जाएं। और अगर आप गणित और फलित का ज़्यादा डीप नहीं जानते तो सिंपली आप भृगु संहिता प्लेलिस्ट को देखिए। पहले अपने लग्न के अनुसार, फिर अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके स्वभाव को भी भृगु संहिता के अलग अलग लग्न के अलग अलग भावों में बैठे ग्रहों के साथ मैच कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप भृगु संहिता पूरी देख डालते हैं तो फिर आपका जो आधार है ज्योतिष का इतना मजबूत हो जाएगा कि उस आधार को कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक हो गया? ये हमारा बहुत बड़ी कमी है कि हम एक चार्ट बनाया, दूसरे चार्ट को बना लेते हैं, तीसरे को बना लेते हैं, लेकिन उस चार्ट को अधिक समय नहीं दे पाते हैं। भाई लग्न के पीछे पड़ जाएं आप। मैं तो बोलता हूँ लग्न की प्रैक्टिस आप करें साल 2 साल भर, उसके बाद आप कोई भी कुंडली बनाएंगे, कोई भी कुंडली देखेंगे, नौमान शाह, या आप उसके कोई भी अतिरिक्त वर्ग कुंडली पर जाएंगे, आप सर्वस्टक वर्ग पर जाएंगे, वो सब चीजें आप यहीं से रिलेट कर पाएंगे, लग्न से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के निरंतर सहयोग के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और फिलहाल हम
वाराणसी गुरुजी के आश्रम में हमें सौभाग्य मिला है महाराज जी के साथ भी कुछ वीडियो सीरीज रिकॉर्ड करने का। तो समय समय पर वो वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जो वैदिक रिसर्च पार्ट में रुचि रखते हैं जो लोग, वो गुरुजी के वीडियो देखें, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं रिसर्च लेवल का पार्ट है, जो कि वेद में राहु का वर्णन कहाँ मिला है। उसके लिए आपको हमारे गुरुजी के वीडियो जो चैनल में फ़िलहाल अपलोड किए जा रहे हैं दूसरी प्लेलिस्ट में, आप उनको ज़रूर देखें। और क्योंकि जब हमने शुरुआत में ये तय किया था श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में कि हम शून्य से शुरू करेंगे, और 100 में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर ये अहंकार हो जाएगा कि हम 100 तक जाएंगे, नहीं, हम थ्रेशोल्ड तक जाएंगे। ज्योतिष का जो थ्रेशोल्ड है, जो ज्योतिष का पीक है, जहां अपने को लगने लग जाएगा हाँ अब हम भी ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो वहां तक पहुंचेंगे। इसलिए हम छोटी छोटी चीजें भी पढ़ेंगे और बहुत कठिन चीजें भी पढ़ने वाले हैं। उसके लिए तैयार हो जाइए। और वेद के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनके साथ गुरुजी आपको उसका अर्थ समझा के बताएंगे कि कब कब कौन से ग्रह का या कौन से नक्षत्र का वेद में, कौन से वेद में कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है। इसी प्रकार का सहयोग बनाइए रखिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।